Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. So, after the transpose of a matrix comes the last topic of the chapter, which is written on your screens. क्या दिख रहा है? It is elementary operations या फिर transformations of a matrix. Elementary operation भी कह देते हैं, elementary transformation भी कह देते हैं of a matrix. ठीक है, ये टॉपिक है लास्ट वाला. यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता बोर्ड में, है ना. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. इजी डिफिकल्ट डिपेंड करता है, बाकी आएगा 100%, है ना. और फ्री के मार्क्स देके जाएगा. जस्ट द थिंग्स यू शुड नो अबाउट सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट. अब वो तो कोई बता नहीं सकता, है ना. एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती मत करना. एंड कुछ एक टेक्निक्स बताएंगे और प्रैक्टिस करो बस मैक्सिमम क्वेश्चंस की. तो ये तो फ्री के मार्क्स है ना. इसमें ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिस करके गए, अच्छी प्रैक्टिस करके गए, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आया कि सोल्व भी नहीं हुआ. ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर प्रैक्टिस करके गए तो. भाई जैसे क्या है, इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशिएशंस में तो आप कितनी भी प्रैक्टिस करके जाओ, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो सॉल्व ना हो. लेकिन इधर ऐसा नहीं हो सकता. इधर अगर प्रैक्टिस करके गए हो ना, तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट तो आ ही नहीं सकता. मतलब बनता ही नहीं है. आ क्या नहीं सकता, बना ही नहीं सकता. वो क्या बनाएगा ना, ज्यादा ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंट्रीज डाल देगा. तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट. बट बनाता नहीं है. एलिमेंट्री ऑपरेशंस में पॉसिबल नहीं है. वो नंबर्स की, रियल नंबर्स की एंट्री आई है. ठीक है, चलो बात करते हैं क्या चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं कि क्यों जरूरी है ये क्या चीज है. मतलब ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्यों कर रहे हैं, इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है. इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. अब क्या सर, इनवर्स निकालने के लिए क्या यही एक मेथड या ऑप्शन है ना? दूसरा भी डिटर्मिनेंट मेथड भी है, अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे. उसमें मैट्रिक्स का इनवर्स डिटरमिनेंट मेथड से भी निकाल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड ट्रांसपोज, जो तीसरे एक्सरसाइज में पढ़ा. उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की जरूरत भी नहीं है. तो अगर कोई कहे कि साहब इनवर्स ही निकालना है तो इस मेथड से निकालना है, आई विल से बेवकूफी होगी. अगर सिंपली इनवर्स ही निकालना है तो आप डिटरमिनेंट मेथड से निकालो, बड़ी आसानी से निकल जाता है. और इस मेथड से भी प्रैक्टिस से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है और थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है इस प्रोसेस में. उसमें तो क्या सिंपल सा फॉर्मूला दे देंगे और बस सॉल्व कर लोगे. वही बात है कि एक तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आपसे रूट्स निकलवाऊं क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे दिया तो वो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यहाँ तो फोकस करके बिल्कुल बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा. स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, मतलब कुछ और करना पड़ेगा, बट बता रहा हूँ एग्जाम्पल से आप कंपेयर कर पाओ. इतना ही डिफरेंस है जितना उधर उन दोनों मेथड्स में डिफरेंस हुआ करता था. ठीक है, क्लियर है. टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं. अब बात करते हैं कि क्यों है, वो तो समझ में आ गया. अब क्या है, अब क्या है ना. तो देखो, लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, 3x3 की मैट्रिक्स है ना, 7 8 9. मोस्ट प्रोबेबली 3x3 की मैट्रिक्स ही आती है 99.99%. ठीक है. अब अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स, लेट अस से ये ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेट अस से मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इधर भी लगा दूं, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं है. ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं है. समझ आई बात, ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं. लेकिन अगर मैं इसकी पर्टिकुलर किसी रो को पकड़ के कुछ काम करूं या पर्टिकुलर किसी कॉलम को पकड़ के काम करूं, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं. ठीक है, पहली बात तो ये डिफरेंस समझ में आया. स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज द एलिमेंट्री ऑपरेशन. ठीक है ना, अभी स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ है. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये सवाल होता है कि सर आप तो उसे कह रहे हो कि पूरी मैट्रिक्स को मत करो मल्टीप्लाई, किसी एक रो को करो. ठीक है साहब, तो रो को कर देते हैं. तो मैंने लेट अस से कि फर्स्ट रो को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना चाहा, तो आप कर तो दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है. क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड बाकी दो रोज एज इट इज 4 5 6 7 8 9. बट ये क्या कर दिया सर, ये तो आपने अनर्थ कर दिया. अब क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर रही क्या? बिल्कुल नहीं रही. मैंने कब कहा बराबर रही? क्योंकि दो मैट्रिसेस तो इक्वल तभी हो सकती हैं जब सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, ऑर्डर भी इक्वल हो. तो मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ कि दोनों मैट्रिसेस बराबर है. ऑब्वियसली ये तो कोई दूसरी बी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं बोली जा सकती. तो आप फिर जब मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं रही, तो आप ऐसे कैसे भाई आप 3 को उठा के जबरदस्ती 2 से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? नहीं कर सकता.
आई एग्री नहीं कर सकता, बट एक इक्वेशन में तो कर सकता हूँ, LHS RHS is clear. So elementary operations are applied, not applied in a matrix. It is applied in a matrix equation. It is always applied in a matrix. भाई आप 3 को जबरदस्ती उठा के इंटू 3 नहीं कर सकते, आपको हक नहीं दिया किसी ने। बट अगर x इक्वल टू 3 लगा हुआ है तो अब आप दोनों साइड 3x इक्वल टू 3 इंटू 3 तो कर सकते हो ना। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है कि नहीं है भाई? 3 और 3 इंटू 3 तो सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। बट जब LHS RHS में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है? तो ये मैट्रिसेस तो इक्वल नहीं है। आई एग्री की इक्वल नहीं है। अभी आप, लेकिन अभी आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करना सीख रहे हैं, वो सही है कि गलत है वो तो जब इक्वेशन आएगी तब पता चलेगा। तो अभी जब आपको प्रोसेस सिखाएंगे तो हम इक्वेशन में नहीं करेंगे, हम सिंपली एक मैट्रिक्स में ही करेंगे। सही गलत को एक बार भूल के एक बार केवल मैट्रिक्स में करना सीखो, फिर एक्चुअली जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वी विल नॉट अप्लाई इट ऑन ए मैट्रिक्स, वी विल अप्लाई इट इन ए मैट्रिक्स इक्वेशन। क्लियर है सारी बातें? ठीक है, अब बात करते हैं सर करते कैसे, क्यों बताया, क्या बताया, अब कैसे, वाई, व्हाट एंड हाउ, ये 3 आंसर्स मिल जाए टॉपिक क्लियर। अब करके बता दो सर। तो करके बताते हैं। तो देखो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं ना, ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? अभी पूरा लिखवा भी देंगे, अभी केवल मोटी मोटी बात कर रहे हैं। 6 टाइप्स भी नहीं कह सकते, मतलब 6 ऑपरेशंस होते हैं, 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, राइट। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें से 3 तो होते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ERO, और 3 होते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करना सीख गए तो कॉपी पेस्ट। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं? एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, मतलब जो काम आप रो के साथ कर सकते हो वो का वही काम अभी आप पर्टिकुलर किसी कॉलम के साथ भी कर सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। प्लस ये भी फिक्स है कि अगर एक क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना शुरू कर दिया तो फिर अंत तक उसमें रो ऑपरेशंस ही लगेंगे, बीच में चेंजेस करना अलाउड नहीं कि 2 स्टेप के बाद आपको सर अब मैं कॉलम लगा दूंगा, ना, ऐसे अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर रो टू रो ही चलना पड़ेगा। हालांकि देखो अलाउड तो है, अलाउड तो है, बट जो पर्पस है ना इनवर्स निकालना वो फुलफिल नहीं होगा। अलाउड तो ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई कर ही नहीं सकते, क्यों भाई? एक इक्वेशन से आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो अब वो नई इक्वेशन बन गई, तो आप आपकी मर्जी, आप 2 से करो, उस इक्वेशन के साथ आप कुछ भी करो। तो आपने उसमें रो ऑपरेशंस लगाया तो एक नई इक्वेशन बन गई, मैट्रिक्स इक्वेशन। अब उस पहली वाली को भूल जाओ ना, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, तो आपकी मर्जी, आप इसमें कॉलम लगाओ तो लगाओ, कोई मना नहीं करेगा, बट आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। क्या पर्पस था आपका? इनवर्स निकालना। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब पता चलेगा कि रो लगाना शुरू करते हैं तो फिर रो पे ही खत्म करते हैं, और कॉलम लगाना शुरू करते हैं तो फिर कॉलम पे ही खत्म करते हैं। तो मैं अगर आपको 3 जो है ERO बता दूं तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हाट आर 3 ECO। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या है। एलिमेंट्री इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि वो रो या कॉलम के एलिमेंट्स पे अप्लाई होते हैं, दैट पूरे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। भाई रो को मल्टीप्लाई करने का मतलब रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए इसके सामने ई वर्ड लगा दिया गया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या कॉलम्स। इज दिस क्लियर? अब थोड़ा बहुत लिख लें, इंट्रोडक्शन तो हो गया, समझ में तो आ गया, करेंगे क्या। चलो लिखना स्टार्ट करो, थोड़े नोट्स वगैरह भी बना लें, पेपर वर्क कंप्लीट कर लें इन शॉर्ट। तो लिखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ऑब्लिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड में और चेंज वर्ड में क्या फर्क होता है? मैं कहूँ उसको चेंज करो और मैं कहूँ उसको ट्रांसफॉर्म करो, इज देयर एनी डिफरेंस, या फिर ये दोनों से? नहीं, इनवर्स इनवर्स भूल जाओ, भूल जाओ, मैथ्स भी भूल जाओ। सिंपली इन जनरल इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं, चेंज करना और ट्रांसफॉर्म करना। मैं कहता हूँ कि एक काम करो तनिष्क, इस सिस्टम को चेंज कर दो, और मैं कहूँ नहीं सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दो, तो क्या डिफरेंस है दोनों? चेंज करके वापस पीछे नहीं आ सकते, ट्रांसफॉर्म करके वापस पीछे आ सकते, वापस पीछे नहीं आ सकते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप साइंस भी पढ़ते हो तो आपको पता है कई सारे जो चीजें होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, चेंज करने के बाद वापस कर ही सकते हो। देखो चेंज करना मतलब जो पहले था ना वो अब नहीं होगा, मतलब मैंने कहा सिस्टम चेंज कर दो तो पहले वाला सिस्टम नहीं है, अब तो नया सिस्टम है, अब तो नया सिस्टम है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब पहले वाले सिस्टम है बस उसकी फॉर्म बदलिए, ट्रांसफॉर्म, चेंजिंग द फॉर्म। जैसे बर्फ को आपने बना दिया पानी, चीज तो वही है ना, जस्ट इट्स जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन बर्फ को आपने कोयला बना दिया तो ये तो चेंजेस है, बर्फ हटा के आपने कोयला रख दिया तो ये तो चेंजेस है, नया प्रोडक्ट है वहां पे। और ट्रांसफॉर्मेशन मींस जस्ट चेंजिंग द फॉर्म।
ठीक है, ये चेंज हो, तो देखो मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स हम मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म बदल रहे हैं, इक्वेशन वही है, लगा लगा के हम क्या कर रहे हैं, उसकी ओनली फॉर्म बदल रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। जनरली एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर इधर अप्लाइड रो वाइज और अप्लाइड कॉलम वाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वेशन। जनरली एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर इधर अप्लाइड रो वाइज और कॉलम वाइज। स्कूल में हुआ है टॉपिक बेटा, क्वेश्चंस एक्सरसाइज वगैरह कुछ एक किया है, थोड़ा बहुत किया है, एग्जांपल्स की, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वेशन। लिख लिया क्या यहाँ तक? फर्स्ट पैराग्राफ किया। देयर आर बेसिकली थ्री एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और शॉर्ट में अब ये पूरा इतना बड़ा ना लिख के मैं ईसीओ एंड ईआरओ लिखूंगा, है ना, विच कैन बी अप्लाइड रो वाइज और कॉलम वाइज। तीन बेसिक ऑपरेशंस हो गए, रो वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉलम वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस हिसाब से टोटल 6 हो गए, पर देखा जाए तो 3 ही है, सीखना तो 3 पे ही है, जो सीख लिया वो फिर कॉलम पे एज इट इज चलेगा, कॉपी पेस्ट चलेगा। तो पहला ऑपरेशन जो चलता है क्या कहता है, पढ़ो, पढ़ते ही समझ आ जाएगा, कुछ ऐसी बात ही नहीं है जो पढ़ते ना समझ में आए। इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, समझ आया क्या? बोलो मतलब क्या हुआ? इंटरचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना ना ना, देखो ये और कॉलम को तो आप एक बार साइड में रखो, अब पढ़ो चलो। और कॉलम का मतलब है कि जो काम कर रहे हो वो कॉलम पे भी कर सकते हो, पर मैंने आपको बताया या तो रो चलेगा या कॉलम चलेगा, मिक्स में कभी नहीं चलेगा। अब बताओ, तो यस यस, दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर देना, मैंने कहा अपनी पोजीशन इंटरचेंज करो, यू विल सिट हेयर एंड यू विल सिट हेयर, ये क्या हुआ, रो वन रो टू बन गई, रो टू रो वन बन गई। तो या तो रो टू रो इंटरचेंज कर सकते हो या कॉलम टू रो, कॉलम टू कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट इंटरचेंज रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, वो पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे सब जितनी भी मैं ये बताऊंगा ऑपरेशंस, आगे कॉलम्स लगा हुआ होगा ना, तो इसका मतलब ये मत मान लेना कि रो टू कॉलम चल रहा है, और कॉलम्स का मतलब है जो ये काम आप कर सकते हो ना, ये एज इट इज टू रोज को छोड़ के टू कॉलम्स पे भी कर सकते हो, इसका मतलब ये, ठीक है। तो वी कैन इंटरचेंज ith रो विथ jth रो और ith कॉलम विथ jth कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, ith रो को jth रो से ही बदल सकते हैं, और या फिर ith कॉलम को jth कॉलम से ही बदल सकते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स। और उसका मतलब क्या हो जाएगा, विच मीन्स टू इंटरचेंज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो with all the corresponding elements of the jth row of a matrix and same operations column wise। लिखो एक बार, फिर अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हो गया यहां तक? खुशी, आप चाहो तो वो चला लो स्क्रीन, ठीक है। हो गया यहां तक? ठीक है, क्या कह रहा है, यहां तक तो हमने समझ लिया था कि हम आयत रो को आयत रो से या आयत कॉलम को जे आयत रो को jth रो से या आयत कॉलम को jth कॉलम से इंटरचेंज कर। अब इसका मतलब क्या है, टू इंटरचेंज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आयत रो, एक आई नाम की रो उठा ली, जैसे R1 उठा ली या R2 उठा ली,
उसके सारे एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है किससे, कोई दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। हमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इसके मायने क्या है, सर ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं लगता तो क्या हो सकता था और अब क्या होगा, दोनों बातें समझो। देखो लेट अस से मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, वही 3x3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए नाम की ये मैट्रिक्स है। अब मैंने कहा इसमें आप क्या लगा रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो। तो मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, देखो ये तो है मेरी R1, दिस इज माई R1, दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई R3। मैंने आपको कहा कि इंटरचेंज करो R1 को R2 से। तो इस पूरी बात को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं R1 इंटरचेंज्ड विथ R2। क्लियर है। अभी अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो भी ऐसे ही लिखेंगे R1 इंटरचेंज्ड विथ R2। तो अब आपको जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, यहां से जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो ऐसी मिलेगी कि इसमें R2 तो R1 की पोजीशन पे होगा 4 5 6, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही इंटरचेंज करोगे। भाई ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये इंटरचेंज R2 के भी फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट से होगा। यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि सर 1 की जगह 5 6 की जगह 3 2 की जगह 4 रख दो, ऐसे इधर उधर कर दो, वो अलाउड। कॉरस्पॉन्डिंग चलेगी सारी चीजें, मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड। तो समझ में आया कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लगने के वहां पे क्या मायने, क्योंकि अगर नहीं लगा हुआ होता तब तो फिर कुछ भी अलाउड होता। पॉसिबिलिटीज क्या बहुत ज्यादा हो जाती, फिर तो कुछ निकल के ही नहीं आता ना, फिर तो कुछ निकल के ही नहीं आता ना। आप ये बताओ मैट्रिक्स की वो फॉर्म ही नहीं बचती। अगर अपन 5 की जगह 1 को रख सकते और 4 की जगह 3 को रख सकते, 6 की जगह 2 को रख सकते हैं, तो फिर तो वो मैट्रिक्स की वो फॉर्म ही नहीं बचती है ना। और आपने एक तरीके से कॉलम भी लगा दी इसमें एक तरीके से, है ना। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड लगाने के मायने समझ में, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग चलेगा, यानी कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, सेम पोजीशन पे होना। तो सेम पोजीशन पे जो है वही उसी तरीके से एक्सचेंज होंगे, ठीक है। तो मतलब 1 to 4 2 to 5 एंड 3 to 6 इस तरीके से इंटरचेंज करना है एलिमेंट्स को। 4 5 6 1 2 3 एंड आपने R1 को R2 से इंटरचेंज किया तो R3 रिमेन्स अनचेंज्ड। अब ऑब्वियसली दोनों मैट्रिसेस अनइक्वल हैं अभी। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की दूसरी फॉर्म नहीं है किसी भी हाल में, बट जब हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन की वही फॉर्म रहेगी, वो इक्वेशन में चेंजेस नहीं लाएगी। इज दिस क्लियर। एलएचएस आरएचएस दोनों में करेंगे ना, कि एक साइड थोड़ा ना करूंगा मैं दोनों साइड करूंगा उसको। ओके फाइन, चलिए। तो पहला समझ में आया सबको, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। और यही काम मैं कॉलम वाइज भी कर सकता था, जैसे कि मैंने कहा कि आप ये करो C2 to C3 करो, चलो C2 to C3 करो। तो व्हाट यू विल डू, आप C1 को एज इट इज रख दोगे 147 और C2 की जगह C3, लेकिन अब वापस क्या करोगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग चलाओगे, कॉरस्पॉन्डिंग चलाओगे, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग चलाओगे, आप बिना कॉरस्पॉन्डिंग नहीं चला सकते, है ना। तो 3 6 9 यहाँ पे आया, 2 5 8 यहाँ पे, समझ आया। चलते हैं सेकंड ऑपरेशन पे। पहला ऑपरेशन काफी आसान था, ठीक है। सिंबॉलिकली लिख दो एक बार, सिंबॉलिकली वी डिनोट दिस ऑपरेशन बाय आर आई इंटरचेंज्ड विद आर जे और सी आई इंटरचेंज्ड विद सी जे। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं इस ऑपरेशन। इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, पूरा लंबा थोड़ा ना लिखेंगे कि R1 इंटरचेंज्ड विद R2, तो इस तरीके से सिंबॉलिकली डिनोट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड वाले हेडिंग नोट डाउन करो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर नंबर। लिख लिया, अब समझ आया, पढ़ते ही समझ आ गया। किसी भी एक पर्टिकुलर रो को, किसी भी एक पर्टिकुलर रो को और कॉलम को भी कर सकता हूं। तो मैंने क्या कहा, हमेशा समझने के लिए एक बार इसको इग्नोर करो, चीज को समझ लो, फिर आप वो काम कॉलम पे भी कर सकते हो। एक बार इसको इग्नोर करो। आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो को उठा लिया आपने, उसको आपने एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, बट रिमेंबर दिस इज नॉट द स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये तो केवल एक रो को कर रहे हैं ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो सारी रोज को होता है, ये सारे कॉलम्स को होता है, सारे एलिमेंट्स को होता है इन शॉर्ट, है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर केवल एक रो के सारे एलिमेंट्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं है। और ऐसे कैसे अपन कॉलम से भी कर सकते हैं कि किसी कॉलम को उठा के अपन ने पर्टिकुलर नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। रिमेंबर नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, अगर जीरो लगा दिया तो फिर कबाड़ हो जाएगा। ऐसे तो कोई भी कह जैसे मैं जीरो से कर दूं, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा ना, हाथ कुछ नहीं लगेगा। 0 = 0 क्या कर लेगा इस इक्वेशन का तो ठीक है ना, समझ में आई बात।
तो नॉन जीरो स्केलर से करना है, तो लिखो वी कैन मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith रो और ith कॉलम। और लग गया है भाई, या तो इधर लगा लो या इधर लगा लो, या तो इधर लगा लो ith रो और या फिर इधर लगा लो ith कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एनी नॉन जीरो स्केलर नंबर, बाय एनी नॉन जीरो स्केलर नंबर। ठीक है, और सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे इस पूरी बात को, सिंबॉलिकली दिस ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय, अब देखो अब दोनों साइड वो वाला मार्क नहीं लगेगा, एरो जो होगा डबल साइड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, सिंगल साइड लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है, सिंगल साइड का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है चेंजेस टू, चेंजेस टू। और डबल साइड का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज टू। ठीक है, इंटरचेंज विथ, उसका मतलब क्या होता है इंटरचेंज विथ, इसका मतलब क्या होता है चेंजेस टू। तो आर आई नाम की जो रो है वो चेंज होके अब के इंटू आर आई बन चुकी है, मतलब के इज ए नॉन जीरो स्केलर है, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, साफ साफ लिखा हुआ है। और या फिर अगर आप कॉलम वाइज करना चाह रहे हो, तो आई नाम का जो कॉलम है, अब वो आई नाम का कॉलम क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉलम भी हो सकता है, सेकंड कॉलम भी हो सकता है, थर्ड कॉलम भी हो सकता है, एनी कॉलम। Now it has been changed to a non-zero scalar k multiplied by same column ci. Is this clear? ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है चलो एक एग्जांपल ले लें। लेट अस से वो एक इजी सी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा इसमें बेटा मुझे ये ऑपरेशन अप्लाई करो, R3 चेंजेस टू 3 × R3। तो नई मैट्रिक्स बोलो तैयार होगी जो, R3 चेंजेस हो रही है तो R1 अनचेंज्ड, R2 अनचेंज्ड, और R3 को 3 से गुणा कर दो तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। और कॉलम वाइज कर देते हैं चलो एक बार। लेटस से मैंने कह दिया कॉलम 2 चेंजेस टू, कॉलम 2 चेंजेस टू 2 × कॉलम 2, 2 एक नॉन जीरो स्केलर है, तो ये मैट्रिक्स अब बन जाएगी। अब कॉलम 1 और कॉलम 3 रिमेन अनचेंज्ड, 1 4 7, पहले इन दोनों को भर दो, 3 6 9 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 6। ठीक है ना, कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो मैं आपको टेक्निकल करके बताऊं क्या है इसमें, है ना, बस जो चीज बता रहे हैं वो समझते जाओ। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो ये हो गए हमारे दो तरह के ऑपरेशंस, मतलब प्रैक्टिकली तो छह चार हो गए क्योंकि कॉलम में भी चल रहे हैं ना। अब लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन चलाएंगे हम, ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल लगता है बट है नहीं, थोड़ा सा अगर क्लियर पढ़ लोगे तो ये भी बड़ा आसान है। एक बार लिख लो, लिख लो, चलो पहले एक बार लिख लो, यहाँ तक लिख लो नॉन जीरो स्केल, फिर पढ़ते हैं सारा। हाँ वो हेडिंग लंबी चौड़ी, बस उससे ऐसा लगता है कि ये कुछ भारी भयंकर चीज है, बट जब मैं अभी करके बताऊंगा तो आपको सर यही बात थी क्या, ऐसे बोल देते हैं, बड़ी छोटी सी चीज है, इतनी मुश्किल। ठीक है, जो तीसरे टाइप का ऑपरेशन है क्या कहता है, एडिशन ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी एक रो और कॉलम वाली चीज एक बार हटा दो, चलो जहां जहां भी लिखा हुआ है ना उसको हटा दो, और फिर पढ़ो तो समझ में अच्छे से आता है। ये चीज मैंने भी नोटिस करी है, क्योंकि और कॉलम बीच में तंगी करता है, ऐसा लगता है कि शायद रो का कॉलम से कुछ हो रहा है ना। चलो इसको इग्नोर कर दो। ठीक, अब पढ़ो, एडिशन ऑफ एनी रो टू एनी अदर रो, इतनी सी बात समझ में आई, किसी रो को किसी रो से जोड़ना कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो स्केलर नंबर, यानी कि जिस रो से आप जोड़ रहे हो वो रो ऑलरेडी एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई हो चुकी है। इज दिस क्लियर? आप एक रो को उठाओ, उस रो की जगह आप वो एलिमेंट्स लिखो इस रो में कोई और रो जोड़कर, और वो जो दूसरी रो है, और जो वो दूसरी रो है वो एक नॉन जीरो स्केलर से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड पहले करो, करके फिर जोड़ो। आप अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर अगर ना करें तो, मल्टीप्लाई ना करके इजीली बस सेम टू सेम ऐसे कैसे जोड़ दे तो बेटा वो वही तो बात है जो ये कह रहा है, वन भी तो एक नॉन जीरो स्केलर है। समझो मेरी बात। सपोज करो मैं आपको कहूं 2 + 3 करो, और मैं आपको कहूं 2 + 3 × 1 करो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये अभी आपने 3 को एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ही तो कहा, लिखा है ना। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अगर ये काम ना करें तो क्या वो ऑपरेशन नहीं होगा क्या? अरे वो ऑपरेशन होगा, और यही ऑपरेशन होगा, इसमें बस आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे मान लो, क्योंकि 1 भी तो एक नॉन जीरो स्केलर है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल के बिना समझ में उतनी इजीली आसानी से नहीं आएगी। चलो देखते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं आगे बढ़ने से। एक बार ये लिख लिया आपने ना, वी कैन ऐड, और कॉलम में भी ये काम कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो सारी बातें क्लियर होगी। वी कैन ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम हटाओ, ऑफ एनी रो टू ऑल द corresponding elements of any other row multiplied by the sum, multiplied by sum, कोई भी नॉन जीरो स्केलर नंबर। देखो इसको ना बुक में ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ी सी इसी भाषा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ एनी रो और कॉलम टू, थोड़ा सा चेंजेस करूं उसमें, टू टू इक्वी, नहीं इसके बीच में इंसर्ट करते हैं, टू इक्वी मल्टीपल्स, टू इक्वी, आपको लिखना नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। अब जैसे आप ये लाइन हटा दो, भारी भरकम चीज नहीं लगेगी। इक्वी मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? इक्वी मल्टीपल्स का मतलब जैसे कि 1 2 3 और 2 4 6, ये इक्वी मल्टीपल्स हैं। 1 2 3, अब इस इन तीनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 4 6 मिले, तो 1 2 3 एंड 2 4 6 इक्वी मल्टीपल्स हैं। और फिर उसको 1 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 6 9, तो 1 2 3 2 4 6 3 6 9, तीनों ही इक्वी मल्टीपल्स वाले रहो। ठीक है ना? तो इक्वी मल्टीपल से ऐड करना है, इक्वी मल्टीपल से ऐड करना है, यानी दैट मींस यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय एनी नंबर, बाय एनी नॉन जीरो स्केलर नंबर। इज दिस क्लियर? क्लियर ना? चलो एग्जांपल लेते हैं, वही सदाबहार 1 2 3 4 5 6, मैट्रिक्स ए है मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? मैंने कहा कि एक काम करो बच्चों, रो 2 को चेंज करो। किससे चेंज करें? रो 2 प्लस। अब नीडलेस टू से कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, क्योंकि अगर वो अगला स्केलर नेगेटिव हुआ तो, जैसे 2, हाँ हाँ नहीं, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो योगा डे वहां मनाएंगे अपन सिंधी कॉलोनी में, सिंधी कॉलोनी में सेलिब्रेट होगा सुबह 6 से। ये बोल दो अगर किसी को योग में इंटरेस्ट है तो मॉर्निंग 6 to 7 मेरा नंबर दे दो, कांटेक्ट कर लें, बता दूंगा, वहां आ जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग भी है ना? हाँ, तो R2 प्लस, है ना, सम स्केलर, कोई भी स्केलर ले लो, जैसे मान लो ले लिया मैंने 3 ले लिया, और कोई भी एनी अदर रो ले लो, R2 मत लेना, अब एनी अदर रो ले लो, R1 ले लो या R3 ले लो। लेटेस्ट से मैंने लिख दिया R1। यहाँ पे आप R2 नहीं ले सकते हो क्योंकि एनी अदर लिखा हुआ है, एनी अदर लिखा हुआ है, जिसमें आप ऐड कर रहे हो, जिस रो को आप ऐड कर रहे हो वो उस रो के अलावा बची हुई रोज में से होना चाहिए, और उसको चाहो तो आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते, चाहो तो, नहीं भी चाहो तो आप सिंपली R1 भी लिख सकते हो। और R1 लिखने का मतलब है रहा है कि आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बात तो वही हो रही है ना, काम वही हो रहा है। ठीक है, तो ये करके बताओ, चलो इसमें करना आया क्या आपको? देखो सबसे पहला काम ये करो कि चेंजेस R2 में हो रहे हैं तो R1 R3 कॉपी पेस्ट करो, पहला काम ये किया करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आके बैठना, या चेयर पे ले बैठ जाओ। हाँ, क्या कहा मैंने? सबसे पहला काम, इफ वी आर चेंजिंग रो 2 देन वी विल कीप अनचेंज्ड R1 एंड R3। पहला काम ये किया करो, क्योंकि पता है क्या, इस ऑपरेशन में कंफ्यूजन ये होता है कि R1 भी लिखा हुआ है, तो कई बार बच्चे जल्दीबाजी में R1 में चेंजेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पकड़ो चेंज क्या हो रहा है, R2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 एंड R3 रिमेन अनचेंज। 1 2 3, इतना क्या भर के आता है क्या? घर से आते ही शुरू हो जाता है, आवाज नहीं आनी चाहिए। 7 8 9, 7 8 9। अब चेंजेस क्या होंगे? R2 में क्या होंगे?
R2 के साथ थ्राइस R1 जोड़ना है, यानी R2 के साथ थ्राइस R1 जोड़ना है, समझ आया? ये R2 था और ये थ्राइस R1 था, मतलब R1 था, इसका थ्राइस कर दिया, तो 1 into 3 जोड़ना है। इधर क्या करोगे, 5 के साथ थ्राइस इंटू 2 जोड़ना है। इसमें क्या करोगे, R2 के साथ थ्राइस R3 जोड़ोगे। इज दिस क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो, जैसे कि 4 + 3 × 1 क्या होगा, 7, और ये क्या हो जाएगा, 6 + 5 11, और ये क्या हो जाएगा, 9 + 6 15 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बार कॉलम में भी करके बता दो ये चीज, एक बार कॉलम में भी करके बता। तो मैं कह रहा हूं कॉलम 3 को चेंज करो, कॉलम 3 को चेंज करो, -2, सॉरी, कॉलम 3 तो लिखूं पहले, कॉलम 3 प्लस -2 कॉलम 2 कर सकता हूं। -2 इज ए नॉन जीरो स्केलर। तो अब कॉलम 3 चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिमेन अनचेंज्ड, 1 4 7, और कॉलम 2 भी रिमेन अनचेंज्ड, 2 5 6। चेंजेस होंगे केवल इधर, जो भी है 2 5 8, चेंजेस होंगे केवल यहाँ पे। तो अब कॉलम 3 में क्या करना है, कॉलम 2 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम 2 ये पकड़ लिया, मन में भी कर लो, -2 से मल्टीप्लाई करते ये क्या आ जाएगा, -4, ये क्या आ जाएगा, -10, और ये क्या हो जाएगा, -16। -2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो, हाँ, जो भी आंसर आया उसको किस में जोड़ना है, आपको कॉलम 3 में जोड़ना है। तो ये क्या आया था, ये क्या था, -4, -4 + 3 -1, -10 + 6 -4, एंड -16 + 9 इज -7, -7। तो ये आपने ऑपरेशन सक्सेसफुली लगा दिया। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, मानता हूं कि थोड़ा सा उन दोनों के मुकाबले टेढ़ है, एक दो छोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी, जब अपन करते हैं ना, अपना हाथ बैठ जाता है ना, फिर बड़ा आसान लगता है ये। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख के तो बता दिया मैंने यहाँ पे, तो उसको वहां पे RI देखो, सेम नॉन जीरो स्केलर नंबर, यहां तक तो लिख ही लिया ना। सिंबॉलिकली दिस ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय RI changed to RI plus K into RJ, RI plus K into RJ, और या फिर कॉलम वाइज करो तो CI plus K into CJ। ठीक है, द मेन थिंग इज ये दोनों सेम रहेंगे, वो अलग रहेगा इससे, ये फिक्स कर लो बस। पहले और दूसरे जो सीक्वेंस दिख रहे हैं वो सेम रहेंगे, और जो लास्ट वाला सीक्वेंस है वो हर हाल में इससे अलग होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो, तो 3 तरह के रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशन, यानी कि टोटल 6 टाइप्स ऑफ रो एंड कॉलम ऑपरेशंस आपने सीख लिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब अप्लाई कैसे करें तो सीखें, केवल लिखो हाउ टू अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन ए मैट्रिक्स इक्वेशन, ये नोट कर लो। उसके बाद फिर कल से अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाउ टू अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन ए मैट्रिक्स इक्वेशन। ये हेडिंग डालो एक बार केवल, है ना, हेडिंग डाल ली। चलिए अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, मैंने आपको कहा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर नेवर अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, इट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन ए मैट्रिक्स इक्वेशन, बिकॉज अगर आप मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दोगे तो आप तो मैट्रिक्स को बदल रहे हो, एंड यू कैन नॉट सिंपली चेंज एनीथिंग ना, यू कैन ट्रांसफॉर्म इट बट यू कैन नॉट चेंज इट। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और मैट्रिक्स पे लगाए तो चेंज ही हो जाता है, चेंज तो कर नहीं सकते। तो लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, x = a × b की फॉर्म में, राइट? यानी 3 मैट्रिक्सेस हैं इस इक्वेशन में, LHS में एक मैट्रिक्स है और RHS में 2 मैट्रिक्सेस हैं A और B, और इस तरीके से है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, ये आता है। खुशी की साइड से बैठ जाओ अभी 2 मिनट, ठीक है? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, ये आता है। इज दिस क्लियर? अब सुनो ध्यान से, अगर आपने ERO लगाना शुरू किया, पहले तो आप डिसाइड करोगे कि आप ERO लगाओगे कि ECO लगाओगे। आपने डिसाइड किया कि यू विल अप्लाई व्हाट, ERO। अगर आपने ERO लगना स्टार्ट किया तो लॉजिक क्या कहता है, खुशी इधर देखो, लॉजिक क्या कहता है कि आपको LHS में भी लगाना पड़ेगा, आपको RHS में लगाना पड़ेगा। अब LHS में तो एक मैट्रिक्स है,
आरएचएस में दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, एलएचएस में तो एक मैट्रिक्स है, आरएचएस में दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो कुल मिला के तीन मैट्रिसेस हैं। तो सर क्या तीनों पे वो चलेगा? जैसे मैंने R1 इंटरचेंज विद R2 कर दिया, तो क्या तीनों में R1 इंटरचेंज विद R2 लगेगा ना? अगर आप ERO लगा रहे हो तो एलएचएस में तो जो एक मैट्रिक्स है उसमें चलेगा ही चलेगा, आरएचएस में क्या चलेगा? पहली मैट्रिक्स पे चलेगा। एलएचएस में तो एक मैट्रिक्स पे चलेगा ही चलेगा, आरएचएस में किस पे चलेगा? पहली पहली मैट्रिक्स पे चलेगा, पहली मैट्रिक्स पे चलेगा। और अगर यही काम अगर आप ईसीओ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ईसीओ, लेट अस से x इक्वल टू a इंटू बी, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो और अगर आप ईसीओ अप्लाई करना चाहते हो तो एलएचएस में तो एक ही मैट्रिक्स है, उस पर तो चलेगा ही चलेगा वो ईसीओ, और आरएचएस में वो सेकंड मैट्रिक्स पे चलेगा। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? तो ऐसा आप घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप ए कोई भी मैट्रिक्स ले लो, बी कोई भी मैट्रिक्स ले लो, इस तरीके से ले लेना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बने, मतलब इन दोनों का ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और ऑब्वियसली बाद में भी क्या बन जाएगी? 2x2 की ले लेना सिंपल से, या 3x3 ले लेना ना। और उसका जो आंसर है, प्रोडक्ट का आंसर है, उसको एक्स की जगह रख देना। ए इंटू बी जो भी आएगा ना, ए कुछ भी मान लेना, बी कुछ भी मान लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रख देना? एक्स की जगह रख देना। फिर आप ईआरओ जब अप्लाई कर रहे हो, ईआरओ अप्लाई करो, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते, सपोज करो ये ए मैट्रिक्स, सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो, हाल फिलहाल के लिए अपन सॉल्व तो कर नहीं रहे, एग्जांपल समझाना है बस आपको, जैसे कुछ भी ले लो 3 0 5 9 -1 2 6 7 8, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको यहां लिखना पड़ेगा, तभी तो मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अभी दोनों का प्रोडक्ट कर नहीं रहे, मान लो कर लिया अपन ने, मान लो अपन ने कर लिया और कुछ भी आ गया, लेट अस से आ गया 10 11 0 -9 6 3 5 2 1, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है। मान लो कि हमने प्रोडक्ट किया और इसका प्रोडक्ट है, तो ये एक्स है वो। अब अगर आप ईआरओ करोगे तो आप किस किस मैट्रिक्स पे कर सकते हो ईआरओ? इस पे और इस पे। तो लेटस से मैंने कहा साहब आप R1 इंटरचेंज विद R2 कर दो, कर दो। तो आप इधर तो किस में करोगे? जो ए की मैट्रिक्स है उसमें करोगे, तो -9 6 3 10 11 0 5 2 1, और उधर किस पे करोगे बोलो? पहली वाली पे। तो 4 5 6 1 2 3 7 8 9, और बी को अनचेंज रखना पड़ेगा। बी को क्या करना पड़ेगा? अनचेंज। 3 0 5 9 -1 2 6 7 8। अब ध्यान से सुनना, अगर वाकई में इन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है तो अब भी इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होती है, चेंज नहीं होती। अभी भी एलएच अगर पहले ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर पहले ये वाकई में इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सेटिस्फाई हो रहा होगा, तो ये ईआरओ करने से इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी आप चाहे इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेना, यही आएगा अगर पहले आ रहा होगा तो, ठीक है। और ऐसा का ऐसा ही काम अगर आप ईसीओ करोगे तो फिर अगर आप ए पे लगा दोगे तो फिर आंसर वो नहीं आएगा, फिर आपको किस पे लगाना है? बी पे लगाना है। रो लगाओ तो फर्स्ट पे और कॉलम लगाओ तो सेकंड पे। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? अब फटाफट से लिख दो और फिर कल बाकी काम कल करेंगे। सपोज ए मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन एज x इक्वल टू ए बी। सपोज ए मैट्रिक्स इक्वेशन इज गिवन एज x इक्वल टू ए बी। थोड़ा सा क्विकली लिखो या फिर वीडियो से लिख लोगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ERO. In this case, we will apply the same elementary operations on matrix A in RHS, which has been applied on matrix X in LHS, and there will be no change in matrix B. जो मैंने अभी आपको बात बताई उसी को बस लिखा है ना, कुछ स्पेशल नहीं कह रहा है। In this case, elementary row operations लगाओगे तो क्या करोगे? सेम elementary operations RHS में तो A मैट्रिक्स पे लगाओगे और LHS में तो एक ही मैट्रिक्स है, वैसे भी X उस पे लग जाएगा, और बी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। देयर विल बी नो चेंज इन मैट्रिक्स बी, देयर विल बी नो चेंज इन मैट्रिक्स बी। फाइन। अब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, in this case we will apply the same elementary operations on matrix B in RHS. RHS में अब की बार A ना लगा के किस पे लगाएंगे? B पे लगाएंगे,
और LHS में तो x पे लग ही रहा है, और अब की बार देयर विल बी नो चेंज इन मैट्रिक्स A हो जाएगा, अब की बार देयर विल बी नो चेंज इन मैट्रिक्स A हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, उसमें तो नो चेंज इन मैट्रिक्स B था, और इसमें नो चेंज इन मैट्रिक्स A हो जाएगा। ठीक है साहब, ठीक है। अब रेस्ट अपन कल सीखेंगे। अभी आज की क्लास में अपन ने क्या किया है, ओनली एलिमेंट्री ऑपरेशंस करना सीखा है, अभी इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स की बात नहीं करी है ना। तो कल की क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट अभी बाकी है, लेकिन वो पार्ट अब ओनली इनवर्स का बाकी है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जो होता है, जो होना चाहिए, वो सब बता दिया। ठीक है ना बेटा, कल इनवर्स एंड इन्वर्टिबिलिटी की बात करें। यहाँ तक नोट डाउन हो गया सभी का? ओके चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड